हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिंदास हैं? गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। और आज मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। हालांकि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे कमाल की बात है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कई बार तो ये हुआ है कि बोर्ड का सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 मार्कर था वो इसी टॉपिक के ऊपर बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो मैं अब आपको ग्राफ बता रहा हूं इसकी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ग्राफ जो है, मतलब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करें, एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। एक ग्राफ था बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वर्सेस आर। मतलब ये एक स्पेशल ग्राफ हो गया, ये एक ऐसा ग्राफ हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को एक साथ ही रिप्रेजेंट किया गया है एक ही ग्राफ के अंदर। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकें। और एक बात और, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर हमने सिंगल पॉइंट चार्ज लिया था प्लस क्यू, यानी कि कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करेगी। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो आप ग्राफ पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि दिस ग्राफ इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज किसी एक जगह पर है। ठीक है, तो वेरिएशन देखते हैं। जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है और जो रेड लाइन दिख रही है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अब आप ये चेक करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ में आपको क्या चेंजेस दिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर ग्राफ देखें आप तो कर्व ये भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी ग्राफ कर्व है। ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों का ग्राफ कर्व है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ है उसकी कर्वनेस कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की ज्यादा है। बेसिकली ग्राफ तो दोनों ही कर्व है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा कर्व है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा कर्व क्यों है, डिस्टेंस के साथ उसकी कर्वनेस ज्यादा क्यों बढ़ी, उसको वो कैसे पता लगेगा, हम उस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? उस बात को जस्टिफाई करेंगे हम इनके फॉर्मूले से। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया। इसलिए मैंने आपको एक ग्राफ अब बताया। देखिए ग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस ग्राफ का डिस्कशन अभी क्यों हुआ? इस ग्राफ का डिस्कशन अभी इसलिए हुआ है क्योंकि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं। तो E इक्वल टू के क्यू ओपन आर, वहां हमने आर स्क्वायर अपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे, और V इक्वल टू के क्यू ओपन आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा। अब आप ये चेक करिए कि प्रोपोर्शनलिटी क्या है। E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये था V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। चार्ज सेम है, K की वैल्यू सेम है, तो R के साथ प्रोपोर्शनलिटी है। अब पावर 1 और पावर 2, तो ये ऑब्वियस है कि जो भी चीज पावर जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा आएंगे, और वेरिएशन ज्यादा आएंगे तो उसके ग्राफ में कर्वनेस ज्यादा आएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ज्यादा कर्व है। देखिए इधर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ था उसकी कर्वनेस कम थी। ये था दोनों में कंपैरिजन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे वो आपको यहाँ पे पता लगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो बेसिकली आज का मेन टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के साथ इसके स्पेशल केस आपको बहुत ढंग से समझने हैं। ठीक है, स्पेशल केस के ऊपर ही अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बहुत रेयर इसका डेरिवेशन आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन के ऊपर भी जो स्पेशल केस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए देखते हैं। So today's topic is electric potential. Electric potential ड्यू टू डाइपोल। और डाइपोल का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
सबसे पहला केस, सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, पहले इसका डायग्राम हमको ढंग से समझ में आना चाहिए। डेरिवेशन करते हुए आपने ध्यान रखा होगा जितनी भी आपने डेरिवेशन अभी तक करी है उसमें सबसे पहले उसकी फिगर बनाइए और वो फिगर का हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पे क्यों आई है, तब जाके हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायपोल को मैं बना रहा हूं ऐसे, हालांकि आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज यहां पे था, प्लस क्यू चार्ज यहां पे था। माइनस क्यू वाले को पॉइंट को मैं ए लेता आया हूं। आज तक मैंने जितने भी डायपोल के डेरिवेशन करे हैं वहां पे जो मैंने यूज किया है मैं वो ही यहां पे भी यूज करूंगा, ताकि हम सिमिलैरिटी देख सके। हमें ये देखना होता है कि हम एक ही डेरिवेशन से बाकी कितने डेरिवेशन इजीली याद कर सकते हैं। तो जितनी चीजें सिमिलर लिखी जा सकती हैं उसको हम सिमिलैरिटी से कर लेते हैं। माइनस क्यू जहां पे चार्ज था वहां पे मैंने हमेशा पॉइंट ए माना है, और प्लस क्यू चार्ज जहां पे था वहां पे पॉइंट बी माना है। अच्छा, डायपोल की पूरी लेंथ कितनी होती है हमारे पास, 2a होती है। ठीक है, एक कोई पॉइंट P था जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ऑब्वियसली कोई पॉइंट लेंगे जहां पर डायपोल की वजह से पोटेंशियल देखना है, उस पॉइंट को P मैंने मान लिया और जानबूझ के मैंने P को सेंटर से थोड़ा ऊपर लिया है। अब सेंटर कहां है, सेंटर इज दिस, ये मेरे पास O पॉइंट है, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल के सेंटर से मैंने थोड़ा ऊपर लिया है, क्यों, रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर मैं डायपोल के सेंटर पे इसको रख लूं तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तो एक ही होता है। लेकिन अगर मैं इसको इधर उधर कहीं रैंडम रख रहा हूं तो वो एक जनरल केस है। तो जब वो सेंटर पे होगा तो क्या केस बनेगा, वो स्पेशल केस है। ठीक है बेटा, राइट। तो इसको जानबूझ के मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, और डायपोल के सेंटर को हम हमेशा O मानते आए हैं, और डायपोल के सेंटर से लेकर P तक के डिस्टेंस को हम R मानते आए हैं, स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपके स्मॉल r। So what is the target? We need to calculate the electric potential due to this dipole at point P. Okay? अब देखिए बच्चे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो R हो गया। अब चलिए P पॉइंट को मैं बाद में लिख लूंगा। A से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर दूं यहां पे, ये अब ठीक है। A से लेकर यहां तक का P तक का जो डिस्टेंस है उसको भी आपको कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको मैं R1 मान लेता हूं। R1 का मतलब ड्यू टू फर्स्ट चार्ज व्हिच इज पॉइंट A, व्हिच इज एट पॉइंट A। ठीक है, और यहां पर हमारे पास दिस इज R2, ये R2 वेक्टर, दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, एरोस कैसे बनेंगे, O से लेकर यहां तक ये पोजीशन वेक्टर आ गया, यहां से लेकर यहां तक पोजीशन वेक्टर आ गया, ये पॉइंट P को इधर इंडिकेट करता है, ये पॉइंट P को इधर इंडिकेट करता है, ये पॉइंट P को इधर इंडिकेट करता है, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर कोई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर की भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखो मेरा काम है कि मैं टेक्निकल डायग्राम बनाऊं, तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे एरोज इंडिकेट कर दिए, एक इसका, एक इसका और एक इसका। आपको नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब सुनिए, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मैं कैसे निकाल पाऊंगा। आप याद करिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब निकाला था डायपोल के लिए तो कैसे निकाला था, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे निकाला था, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और उसके बाद उसका नेट कर दिया तो डायपोल के लिए निकल के आता है। ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर भी किया था, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी किया था। तो यहां भी हम यही करेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन याद रखने का तरीका पता लगे कि डेरिवेशन को लर्न कैसे रखना है, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन आप करेंगे तो उसको कैसे किया जाए। डायपोल के सारे डेरिवेशन में एक बात कॉमन है, चाहे वो किसी भी चीज का डेरिवेशन हो, कॉमन ये है कि पहले आप एक चार्ज से निकालते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो चाहे पोटेंशियल निकालना हो, फिर सेकंड वाले चार्ज से निकालते हैं और फिर दोनों का नेट निकालते हैं। तो अब देखिए मेरा टारगेट ये होगा कि मैं पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे निकालूं, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे निकालूं, और फिर उसका नेट निकालूं। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है, पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। ओके बेटा, अच्छा अब एक चीज और, यहां पे मैं एक लिखूंगा एंगल थीटा। अब ये थीटा एंगल किस किस के बीच का है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं V1 और V2 कैसे निकालूं। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P। माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा,
तो मैं इसको V1 लिखता हूं और फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन R। फॉर्मूला KQ अपॉन R होता है, लेकिन क्योंकि A से लेकर P तक का डिस्टेंस R ना होके R1 है, इसलिए मैं यहां पे R1 लिखूंगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर R1 तो आपने लिखा, लेकिन R1 के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया आपने? यहां तो लिख रखा है, वहां क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश। लेकिन इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी चीज वेक्टर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको वेक्टर डिनोशन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने जो R1 वेक्टर लिख रखा है, जब मैं R1 को वेक्टर की तरह यूज करूंगा तो मैं R1 को वेक्टर लिखूंगा। वो आपको धीरे धीरे करके इस डेरिवेशन में पता लगेगा कि मैं कब R1 को वेक्टर की तरह यूज करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और इस पूरे फॉर्मूले में अगर एक भी वेक्टर आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए ये तो V1 निकल गया। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू, अभी आप बहुत आराम से बता सकते हैं मुझे, V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन प्लस क्यू चार्ज से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, R2, तो मैं यहां पे R2 लिख लूंगा, ओके। अब क्या करना चाहिए हमको, मैंने कहा था कि फर्स्ट चार्ज की वजह से आप इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे निकाल लीजिए, निकाल लिया। फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पे निकाल लीजिए, वो भी निकाल लिया। अब क्या करना है, नेट करना है। और ध्यान रखना, अब नेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो मैं P पॉइंट पर इसकी वजह से डायरेक्शन बनाता पोटेंशियल की, और फिर वेक्टर फॉर्मूला लगाता कि V इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। लेकिन ये कब करते, ये तब करते जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी होता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे उसको सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो आप देखो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक, या मैं लिखता हूं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितना होगा, तो हमारे पास आंसर आया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सीधा फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी का, वैल्यू पुट कर दी। V1 की वैल्यू थी हमारे पास KQ अपॉन R1 प्लस V2 की वैल्यू थी, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हुई है एक जगह, मैं बताऊंगा अभी कहां हुई है। जितना हमने अभी तक सॉल्यूशन किया है, इसके अंदर एक मिस्टेक रह गई है, और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप उसको पहचान पाते हैं क्या। मैंने जानबूझ के एक चीज यहां पे छोड़ दी थी, ये पता करने के लिए कि आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि गलती आप कर सकते हैं। सोचिए, जब कोई स्केलर क्वांटिटी होती है तो जो भी साइन हो ना, उसको हम फॉर्मूले में सीधा ले लेते हैं। जैसे कि V1 और V2 में सबसे बड़ा अंतर ये था कि एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से था और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं V1 का फॉर्मूला लिखूंगा माइनस क्यू चार्ज का, तो Q को Q ना लिख के माइनस क्यू लिखा जाएगा और उसके हिसाब से माइनस आएगा। याद करिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब डेरिवेशन कराया था तो मैंने आपको क्लियर वहां पे बताया था एंड में कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है V इक्वल टू प्लस KQ अपॉन R, और माइनस क्यू के चार्ज की वजह से जो आता है वो होता है माइनस KQ अपॉन R। और मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे होगा, लेकिन शॉर्टकट में क्या रख सकते हैं, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव का आएगा और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस का आएगा। तो माइनस क्यू था तो माइनस आ गया फॉर्मूले के अंदर, प्लस क्यू था दूसरे वाले में तो प्लस क्यू आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे V1 की जगह मुझे रखना है माइनस KQ अपॉन R। जानबूझ के मैंने मिस्टेक करी ताकि आप उसको ढूंढ सकें और उसको हम करेक्ट कर सकें, और जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि मुझे कहीं इसको इरेज करने की जरूरत ना पड़े। सिंपल सा हम वहां से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए V इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, चलिए मैं इस स्टेप को आगे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, उसको इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको ऐसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि आप कॉमन ले लें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए।
तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, के क्यू कॉमन आ रहा है। तरीका ये होता है ब्रैकेट में लिखने का कि पहले आप पॉजिटिव वाला लिखिए बाद में नेगेटिव वाला लिखिए। तो पॉजिटिव वाला मेरे पास R2 था, तो 1 अपॉन R2 आएगा और माइनस का 1 अपॉन R1 आएगा। ये मेरे पास बचा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। ये हुआ यहां तक। अब एक बात सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये डेरिवेशन दो तरीके से हो सकता है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, प्रदीप से पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आपको ऑलमोस्ट वैसा ही मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूं, और भी काफी सारी बुक्स में मिलेगा। जो लोग एसएल अरोड़ा से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से मिल सकता है। उसमें क्या करते हैं, वो कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को नियरली इक्वल टू दिस मान लिया, R1 माइनस R2 को नियरली इक्वल टू 2a cos थीटा मान लिया, या कुछ इस तरीके से। एक तो वो तरीका है, लेकिन उस तरीके में ये होता है कि आपका सोल्यूशन तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको लर्न ज्यादा करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपका लर्निंग का काम ज्यादा नहीं है, बहुत इजीली समझ में आएगा। तरीका थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप इसको इस तरीके से देखें, दिस इज मोर एक्यूरेट देन दैट वन, क्योंकि वहां पर किसी चीज को लेट कर लेना और किसी चीज को बिना लेट किए सॉल्व करना, दोनों में अंतर तो होता ही है, ठीक है बेटा। तरीके दोनों सही हैं, एग्जाम में आप किसी भी तरीके से करें मार्क्स आपको फुल मिलता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने बताया कि यहां तक किसी भी टॉपिक से किसी भी तरीके से आप इसको डेरिवेशन को करें, यहां तक वो कॉमन ही रहेगा। अब चेंज इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आप जो है लोग एसएल से पढ़ रहे हैं वो भी इसको देखेंगे तो उनको दिखेगा तरीका थोड़ा अलग है। जो लोग प्रदीप से पढ़ रहे हैं वो देखेंगे तो उनको मेथड कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं प्रदीप वाला तरीका ज्यादा वो करूंगा, क्योंकि आप इसके अंदर कुछ इमेजिन नहीं करते हैं, जो दिखता है उसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहां पर एक चीज का जिक्र मैं करूंगा जो कि मैंने अभी तक इस डायग्राम को समझाते हुए नहीं बताया था आपको। एक चीज के बारे में नहीं बताया था, किसके बारे में, थीटा के बारे में, एंगल कि एंगल को मैंने यहां क्यों लिया। तो चलिए इसको मैं आपको रिकॉल कराता हूं। क्लास 11th में आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, याद आ रहा है। चलिए मैं आपको सिर्फ उसका डायग्राम बताता हूं। देखिए वेक्टर ए कुछ ऐसा था, मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि इसका उससे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, और दिस इज वेक्टर आर। आपको याद है कि इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ए और बी के बीच का एंगल को हम थीटा मानते थे, और वो थीटा कहां लिया जाता था, किस जगह पर, वो थीटा लेते थे हम यहां बाहर हमेशा। अगर आपको याद ना हो, भूल गए हो, डाउट लग रहा है, दोबारा देख लेना एक बार, क्लास 11 की बुक पढ़ी हो, देख लेना निकाल के। थीटा यहां पे लेते हैं हम, किसमें, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। पैरेललोग्राम में थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इधर भी आ जाता है, लेकिन मैं फिलहाल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ से आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, कैसे लेते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ली जाती है, वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर थी, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर थी, और एंगल जो होता है, एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कब बनता है, एंगल इज मेड बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर। ये इसका हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। तो ट्रेडिशनली एंगल जो होता है वो दो वेक्टर्स के टेल के बीच में बनता है, ठीक है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन को हम आगे बनाए थे, इसको यहां बनाए थे, तो थीटा ए और बी के बीच का यहां बनाया जाता है। अब इसी चीज को आप यहां लिखिए, आपको इस वाले ट्रायंगल के अंदर R1 को भूल जाइए और मुझे बताइए क्या कोई ऐसे दो वेक्टर हैं जो इस ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल की साइड कौन कौन सी है, एक ये साइड और एक ये साइड। तो हाँ, हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये पूरा 2a जो था ना बेटा, बेसिकली वो 2a वेक्टर था। याद करिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं P = Q × 2a, और क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P के ऊपर वेक्टर होता है, और वो वेक्टर आता है 2a के ऊपर वेक्टर से, क्योंकि चार्ज स्केलर होता है। तो P वेक्टर = Q × 2a वेक्टर होता है, और अगर वो 2a वेक्टर है तो इसका मतलब है 2a अगर वेक्टर हो गया तो यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, ये है a, और यहां से लेकर यहां तक भी a है, तो ये हो गया a वेक्टर। जब 2a वेक्टर है तो a भी वेक्टर होगा। अब सुनो, डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, -q से +q की तरफ होती है। तो इसका मतलब हो गया कि एरो में लगाऊंगा, यहां पे मैं आपको इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आप उसको समझ सके। ये जो रेड कलर का मैंने एरो लगाया है वो ये बताता है कि -q से ऊपर की ओर +q की तरफ a वेक्टर की डायरेक्शन है। तो वेक्टर a मेरे पास हो गया ऊपर की ओर, वेक्टर r हो गया इधर की ओर। अब आप इसको जरा कंपेयर करिए इससे, वेक्टर a हो गया ये,
वेक्टर आर हो गया ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल कहां बनेगा? इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा यहां, इस जगह, वेक्टर ए के डायरेक्शन और आर के बीच में, ताकि इसका भी टेल हो जाए और इसका भी टेल हो जाए। तो इसीलिए जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है कि इसको आगे बढ़ा दो और ये आर, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहां बनेगा। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल हो गया बाहर, जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल हो गया बाहर, इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल के लिए इसका एंगल हो गया बाहर। अब आगे सुनिए, ये तो पता है हमको कि इस बार हमारे पास तीन वेक्टर हैं। कौन कौन से? वेक्टर ए हो गया, वेक्टर आर हो गया और वेक्टर R1 हो गया। कौन से ट्रायंगल में? बस यही छोटा सा कंसेप्ट था, उसके बाद ये बहुत इजी है। अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल AOP, अगर ये तीनों ट्रायंगल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, तीनों की तीनों साइड्स जो हैं जो ट्रायंगल बना रही हैं, और वो तीनों साइड्स पे अगर वेक्टर हैं, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होगा। और अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होगा तो फॉर्मूला लगेगा r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही लगाएंगे हम। रिजल्टेंट है हमारे पास R1 वेक्टर, तो आएगा R1, क्योंकि हमारे पास R1 वेक्टर जो था वो दो वेक्टर से मिलके बनता है, R वेक्टर प्लस a वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? R1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। कैपिटल R वेक्टर इक्वल टू कैपिटल A वेक्टर प्लस कैपिटल B वेक्टर अगर होता है तो यहाँ पे आता है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल सेम चीज मैंने लिखी है। अब देखिए, क्योंकि थीटा का मतलब थीटा ही था इसलिए थीटा लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आएगा? अब इसके बाद हम लिखते हैं R1 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से मैं r स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, r स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 2ar cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, r स्क्वायर यहां पे था तो 1 बच गया, जहां पे r स्क्वायर नहीं था वहां पे अपॉन में आ जाएगा, यहां पे भी अपॉन में आ गया। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करके क्या आएगा? r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा? r स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2a अपॉन r cos थीटा, ये बचता है, ये बचा R1 स्क्वायर। अब हम फिजिक्स में अपना जो मोस्ट फेवरेट स्टेप होता है वो लिखेंगे। क्या स्टेप था हमारा सबसे फेवरेट? क्लास 11 से स्टेप करते आए हैं। जो बहुत छोटी चीजें होती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, काम ही खत्म। जो हमें टेंशन दे रहा है हटाओ उसे, ठीक है। तो हम क्या लिखते थे? ये आपको पता है कि डायपोल मोमेंट में एक बात होती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कैसा होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। टू वे बहुत स्मॉल होता है, अगर टू वे बहुत स्मॉल है तो ए भी बहुत स्मॉल होगा, और ए बहुत स्मॉल होगा तो ए का स्क्वायर और स्मॉल आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि ए स्क्वायर आएगा बहुत छोटा, आर स्क्वायर बड़ा आ सकता है बहुत, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? बिकॉज 2a, ये बिकॉज 2a is very very less than r, therefore a square upon r square can be neglected। सीधा सीधा अगर इसको आपने नेगलेक्ट कर दिया तो अब आपके पास क्या आता है ये देखिए। अब मेरे पास आता है r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विद इन ब्रैकेट क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा। मुद्दा ये कि हम चाहते क्या है, क्या करना चाह रहे हैं भाई हम? ये क्या जो हम चीज निकाल रहे हैं, अजीबोगरीब सी चीज जो आ रही है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मैं आपको बताता हूं। ढंग से इक्वेशन नंबर 1 याद करिए कि इक्वेशन नंबर 1 में क्या था। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर आप भूल गए हो। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी डेरिवेशन में वो ये थी हमारे पास, हमने KQ कॉमन लिया था और 1/r2 माइनस 1/r1 आया था। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह गई इसको निकालने में कि मेरे को 1/r2 और 1/r1 की वैल्यू नहीं पता। अब आपके दिमाग में हो सकता है कोई बात नहीं पता हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो ऐसे ही, फॉर्मूला तो निकल गया। फॉर्मूला निकालने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश क्या होती है हमारी, दुनिया के जितने फिजिक्स के फॉर्मूले ना सब में एक बात कॉमन है कि फॉर्मूले को ऐसी कंडीशन में छोड़ा जाता है जहां पर उसके अंदर मैक्सिमम कांस्टेंट और मिनिमम वेरिएबल हो, मैक्सिमम चीजें पहले से ही पता हो और कम से कम चीजें आपको पता लगानी, यानी कि एक या दो चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए।
अब इस क्वेश्चन में कुल मिला के है 3 चीज, के की वैल्यू तो फिक्स होती है, क्यू की वैल्यू चलो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, R2 R1। अब 3 जो चीजें थी जो बदल सकती थी उनमें से 2 चीजें आपको पता नहीं है, तो ये चीज ज्यादा मुश्किल है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम चीजें वो आ सके जो उनको पहले से पता हो, इसलिए इसको और सॉल्व किया जाता है। तो मेरा टारगेट सिंपल सा ये है कि मुझे 1/R1 चाहिए और 1/R2 चाहिए, उन दोनों की जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना बड़ा आसान काम होगा। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें 1/R1 निकालना है, 1/R2 निकालना है और फिर इस वाले इक्वेशन में उसको पुट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं उसी सीक्वेंस में बढ़ रहा हूं, अभी मैं R1 को सिलेक्ट किए हुए हूं। जब हम R1 निकालेंगे तो R2 को सिमिलरली लिख देंगे, तो दोबारा आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या आता है मेरे पास। अब इसको अगर R1 चाहिए तो R1 कितना है, भाई 1/R1 अगर चाहिए तो पहले R1 तो निकालना पड़ेगा। तो R1 कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड का। तो R1 का स्क्वायर से अगर R1 बनेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो R स्क्वायर से R आ जाएगा। और यहां क्या आएगा, 1 + 2a/r cos थीटा होल रेज़ टू द पावर हाफ, पावर 1/2। अब ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि मैं इसको अंडर रूट के अंदर भी लिख सकता था, स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकता था, या फिर पावर हाफ लिख सकते थे। पावर हाफ से सॉल्व करना आसान होता है। R1 आ गया हमारे पास, लेकिन हमें R1 थोड़ा चाहिए, 1/R1 चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर दे। ठीक है, ये मैं रेस करता हूं यहां से। तब हमारे पास 1/R1 वो कितना निकल के आता है। बस अब तो खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने टारगेट पे। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 + 2a/r cos थीटा होल रेज़ पर -हाफ। यहीं पर रेसिप्रोकल करने से फायदा ये होगा कि आपका सीधा सीधा जो प्लस हाफ था वो माइनस हाफ में चला गया, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, 1 + 2a/r cos थीटा रेज़ पर -हाफ। अब 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, हम लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम ये बताता है कि इफ दिस टर्म, अगर कभी भी आपको 1 + x⁴n की फॉर्म में कुछ दे रखा है और दिस इज वेरी स्मॉल, x अगर बहुत छोटा है तो आप इसको फाइनली 1 + nx लिख सकते हैं, मतलब ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड लीविंग हायर ऑर्डर टर्म्स, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम छोड़ के चलते हैं। तो इसके हिसाब से यहां कितना आएगा, 1 प्लस, अब देखो कितना इजी हो जाएगा, माइनस का हाफ में अगर आगे ले आऊं यहां पर, क्योंकि ये था 1 + x, x ये पूरा है, ये पूरा x है, और x की पावर क्या है n, तो n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, हाफ आगे आ गया इंटू 2a/r cos थीटा। ठीक है, मैं आपको ध्यान है कि सिर्फ 1/R1 वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं, R2 वाला हम सिमिलरली लिख देंगे, इसलिए आपको दोनों को पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखें फिर क्या आता है। इसके बाद ये हमारे पास के 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, 1 - a/r cos थीटा, 1 - a बचा r बचा cos थीटा। ये हमारे पास 1/R1 आ गया। जो मुझे 1/R1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था वो मैंने सीधा निकाल लिया, मैं सीधा इस वैल्यू को वहां पुट कर पाऊंगा। अब मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये है कि 1/R2 निकालना है, तो उसके लिए पूरा नहीं सॉल्व करना, टेंशन मत लो। आपको अगर R2 निकालना है तो आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा होगा, इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा, यानी कि 180 - थीटा। तो बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इसको पूरा भी सॉल्व करना चाहें घर पे तो आपको तकलीफ ना आए। उसमें ये होगा कि मैं बस इनिशियल बता रहा हूं कि इन ट्रायंगल मैं इसको अगर BOP लिख लूं, BOP, तो यहां पर जो आपका R2 वेक्टर आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर R2 सबसे बड़ा वेक्टर नहीं होता, तो R2 वेक्टर आएगा आपके पास R1 वेक्टर माइनस a वेक्टर से, इसमें से इसको माइनस करके आता है। ये तो बड़ा था तो इसको ऐड करने के बाद ये आया, ये छोटा होता है तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये आता है। अब इसके हिसाब से जब आप R2 निकालते हैं, R2 स्क्वायर निकालते हैं, तो बस मैं इक्वेशन लिख के दिखा दे रहा हूं, वो आएगी R² + a² + 2ar cos 180 - थीटा। अगर आपको इस स्टेप में तकलीफ भी हो ना तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर मुझे R2 स्क्वायर निकालना है, R2
तो फॉर्मूला वही है रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा ये था, जब इस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा वो है तो उस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा ये है 180 माइनस थीटा। जब आप cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? जब आप cos 180 माइनस थीटा यहां पे लिखेंगे यहां पर, तो व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। अब तक आपको पिछले वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस पता लग गया होगा। जो लास्ट इक्वेशन हमने करी थी r1 स्क्वायर की, उसमें प्लस 2ar cos थीटा आ था, इसमें माइनस 2ar cos थीटा आ गया, यानी कि सिर्फ वो प्लस साइन माइनस में चेंज हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा डेरिवेशन हम करते आए हैं उसमें एक एक साइन उल्टा होता चला जाएगा, और जब वो उल्टा होएगा तो लास्ट में क्या आएगा? अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग, मैं सीधा लिखता हूं कि 1/r2 कितना आएगा, जैसे हमने ये लिखा है 1/r2 आएगा 1/r1, इस माइनस की जगह हो जाएगा प्लस a/r cos थीटा, a/r cos थीटा। ठीक है जी, बस अब तो पहुंच गए लास्ट पे, 1/r1 आ गया, 1/r2 आ गया। अब क्या करना है, सीधा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। Now from equation 1 v is equal to k q within bracket 1 upon क्या था, r2 था, 1/r2 की वैल्यू में क्या लिख लूंगा, 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा, ठीक है, माइनस 1/r1 था, 1/r1 की वैल्यू ये लिखी है 1/r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस a/r cos थीटा, cos थीटा। बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना बच्चों का काम है, कैसे? मैं जानता हूं कि आपको लग रहा हो कि यार बड़ा बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप इसकी आधी लेंथ में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आपको वहां इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 इक्वल टू 2a cos थीटा, सीधा लेट करना पड़ेगा, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r मान लेना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको लेट करनी पड़ेंगी तब जाके होगा। लेकिन वो लेट करने का मतलब क्या है, उसको लर्न करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से रटना पड़ जाएगा वहां पर। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया वो टेक्निकल बताया पूरा डायग्राम के हिसाब से, आपके लिए चॉइस है, आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो। अगर किसी को लगता है कि वो मेथड आप कर रहे हैं जो एसएल अरोड़ा में दे रखा है, वो मेथड आप कर रहे हैं और आपको फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है उसके अंदर, ठीक है, कंसेप्चुअल दिक्कत, कंसेप्चुअल तो वैसे आएगी नहीं क्योंकि मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, उसमें आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न करना है तो लर्न करना है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर लर्निंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अब देखिए, अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है, v इज इक्वल टू 1/r, दोनों में से कॉमन आएगा तो आएगा kq/r, अंदर क्या बचा 1 प्लस a/r cos थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 और माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा, ये आया आपके पास a/r cos थीटा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, मैं इसको लिख देता हूं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू kq/r, अंदर क्या बचा a/r cos थीटा प्लस a/r cos थीटा इज इक्वल टू 2a/r cos थीटा, ये बचा। बिल्कुल क्लियर है? अब देखो मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको, कुछ याद है कि जब भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई डेरिवेशन कराया तो बोला है हर बार कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अगर डेरिवेशन है तो उसमें एक चीज जरूर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P आना चाहिए, और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, और P का फॉर्मूला क्योंकि Q इंटू 2A है तो क्या वो बन रहा है, यहाँ पे चेक करो, ये ना Q ये ना 2A, बन गया P, तो P इंटू 2A, सॉरी Q इंटू 2A, इसको मैं लिखूंगा P, KP cos थीटा अपॉन R इंटू R इक्वल टू R स्क्वायर, ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर, V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक डायपोल का फाइनल फॉर्मूला।
एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तरीका बहुत सिंपल था, पहले फर्स्ट चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल निकाला, फिर सेकंड चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल निकाला, और उसके बाद आपने दोनों का सम कर दिया। उसको सॉल्व करने में जो मैथमेटिकल लगना था वो आपने कर दिया, और फाइनल आंसर ये आया। अब मेन बात है कंक्लूजन क्या आया और स्पेशल केस क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास को पूरा एंड तक ढंग से देखिएगा, क्योंकि स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल केसेस, जो हम अब करेंगे। देखिए, कुछ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है स्पेशल केस के लिए। अब तो जो हम डेरिवेशन कर चुके हैं, हम सीधा इसका यूज करेंगे। मैं बात करता हूं स्पेशल केस। अच्छा, स्पेशल केस से पहले मैं एक चीज लिख दूं, प्रोपोर्शनलिटी क्या है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नॉर्मली कैसे प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मली v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एक बात आपने अब तक नोटिस करी होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए होता है kq/r²। और जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, तो वो निकला था kp/r³। यानी कि जब भी हम डायपोल का कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं, तो उस पे पावर r की जो होती है वो एक बढ़ चुकी होती है नॉर्मल केस से। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r² था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है वो kq/r² होता है। लेकिन जब डायपोल के लिए आपने इसको किया, डायपोल के लिए, तो आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा था kp/r³। ये तो इक्वल था, 2kp/r³ भी था। प्रोपोर्शनलिटी देखिए, r² प्रोपोर्शनलिटी r³। डायपोल का जब कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो एक पावर बढ़ गई होती है r की। इसी तरीके से जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेक करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज था v = kq/r। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से क्या आ गया, kp cos θ/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1/r, एक पावर बढ़ गई ना। याद करना कितना आसान काम है कि जो डेरिवेशन में प्रोपोर्शनलिटी आप सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं, जब उसी डेरिवेशन को आप इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कर रहे होते हैं तो r की एक पावर बढ़ जाती है। ये एक लर्निंग का तरीका हुआ, ठीक है। अब सुनो स्पेशल केस में क्या है। स्पेशल केस में ये था, फर्स्ट पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर क्या फॉर्मूला आएगा। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही कुछ मैग्नेटिज्म में भी आएगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कि वहां पे एक्सियल पॉइंट बताना पड़ेगा। बोर्ड में इस बार क्वेश्चन भी आया था उसके ऊपर कि एक्सियल पॉइंट पर आपको बताना था, ठीक है। वहां पे, यहाँ पे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया गया था। कोई बात नहीं, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब तो आप जानते हैं, एक्सियल पॉइंट का मतलब एक्सिस है। डायग्राम के हिसाब से और इसके हिसाब से क्या बनता है, डायग्राम चलो अभी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले ये बात होगी कि इस फॉर्मूले में क्या है। इसमें दो केस बनते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक्सियल पॉइंट कहां कहां हो सकता है, देखो ये रहा -q चार्ज और ये रहा +q चार्ज। एक्सियल पॉइंट तो दोनों तरफ बन सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ओके। इसी डायग्राम को अगर मैं सही कर दूं, ये पॉइंट था O और एक एक्सियल पॉइंट मेरे पास P यहां। आप चेक करिए कि इस P पॉइंट को अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे लेके जाना तो दो तरीके हैं, या तो इस पॉइंट P को मैं इधर ले जाऊं B की तरफ, इस P पॉइंट को अगर मैं यहां लगा दूं ना तो ये एक्सिस पे आ जाएगा, और इस P पॉइंट को अगर मैं यहां कर दूं तो भी एक्सिस पे आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस P पॉइंट को मैं यहां पे लेके जाता हूं तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा। इस P पॉइंट को समझ रहे हैं, ये रहा P पॉइंट वाला, और ये इस P पॉइंट वाले को, ये B पॉइंट है, इस P पॉइंट वाले को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो कितने का एंगल हो जाता है, थीटा, 0 डिग्री का। और थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जरा इसके अंदर पुट करके देखते हैं क्या आता है। v इज इक्वल टू आता है kp cos 0 डिग्री अपॉन r², तो आंसर आ गया +kp अपॉन r²। ये फॉर्मूला कब आया, ये फॉर्मूला तब आया जब आपने थीटा 0 लिया, यानी कि P पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके गए। देखिए कितनी कमाल की बात है, P पॉइंट को जब पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाओगे तो थीटा 0 होता है और आंसर आता है पॉजिटिव में। अब जरा देखना कि जब मैं P पॉइंट को यहां लेके आऊंगा एक्सिस पे -q चार्ज की तरफ, तो क्या होता है।
सेकंड था हमारे पास व्हेन, सॉरी एट बी पॉइंट लिखता हूं बी। एक्सियल पॉइंट में दो थे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पता लग रहा है थीटा 180 कैसे आ रहा है, ये रहा डायपोल मोमेंट और ये था। मैं अगर पी पॉइंट को यहां ले आऊं इधर, तो यही थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो v आएगा मेरे पास kp cos 180 डिग्री। थीटा की जगह इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या कर दिया 180 अपॉन आर स्क्वायर। cos 180 डिग्री होता है माइनस का 1, तो आ गया v इज इक्वल टू माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी खूबसूरती देखो, खूबसूरती ये है कि जब मैं पी पॉइंट को प्लस क्यू चार्ज के पास लेके जाता हूं तो थीटा 0 हो जाता है उस केस में, और आंसर जो आता है वो आता है प्लस kp अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं पी पॉइंट को इसके पास लेके आता हूं माइनस क्यू चार्ज के पास, तो थीटा हो जाता है 180 डिग्री और आंसर आता है माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में ही आंसर सेम है, kp अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के पास ले गए तो प्लस kp अपॉन आर स्क्वायर आ गया, नेगेटिव चार्ज के पास ले गए तो माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैंने ये बताया कि आया कैसे, आप डायरेक्टली इसका आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड में पहला क्वेश्चन बन के आ चुका है कई बार, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट, तो हमारे पास इसका जो सेकंड केस है वो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इस डायग्राम के अंदर ही, मैं इसी डायग्राम से चीज आपको बता रहा हूं, इस डायग्राम में इक्वेटोरियल पॉइंट कहां आएगा, इस डायग्राम में इक्वेटोरियल पॉइंट कब आएगा, जब मैं इस पी पॉइंट को, अब मैं इसको हटाता हूं यहां से, इस पी पॉइंट को मैं ठीक यहां ले आता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पी पॉइंट को जानबूझ के मैंने बीच में नहीं रखा था, क्योंकि वहां पे अगर आपने बीच में रख दिया तो स्पेशल केस बन जाता है, और इसी को तो इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। आपने इक्वेटोरियल पॉइंट ऐसे पढ़ा है ना, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट भी, यही तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को ऐसे घुमा के यहां रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहां जो थीटा था वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और थीटा अगर 90 हो गया तो अब मेरे पास क्या आएगा, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो v इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले पुट करिए, kp cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, मींस v इज इक्वल टू cos 90 होता है 0 0। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं लैंग्वेज बताता हूं। लैंग्वेज आपसे ये थी क्वेश्चन की कि आपसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहला बोर्ड का, इस बार का नहीं, कुछ सालों पहले की बात है, सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर था 0। देखो बच्चा तुक्का मार के भी 0 लिख सकता है, कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आया। ठीक है, आपको बुक्स के अंदर कुछ और भी तरीके मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। आपको बता देता हूं कि इसका आंसर एक्चुअली 0 आया कैसे, फॉर्मूले में तो डायरेक्ट पता लग रहा है 0 आया है, लेकिन वैसे कैसे आ सकता है, वैसे 0 इस तरीके से, अगर मैं इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले आऊं तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये आर था, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालता हूं, इस पॉइंट का माइनस क्यू वाले का, तो वो क्या आएगा, अगर माइनस क्यू वाले का पोटेंशियल निकालता हूं तो आएगा माइनस का के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर लगा दिया। V2 कितना आएगा इसकी वजह से, प्लस का के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब नेट पोटेंशियल निकालोगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 से, तो आंसर कितना आएगा 0। और 0 क्यों आया वो, क्योंकि जितना नेगेटिव आंसर है उतना ही पॉजिटिव आंसर है, तो ये इस कंसेप्ट से भी निकलता है। लेकिन हमने जो फाइनल डेरिवेशन किया फॉर्मूले का, उसमें आप सीधा सीधा थीटा की वैल्यू पुट कर दिए, थीटा 0 पुट किया तो प्लस में आंसर आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, थीटा माइनस में पुट, थीटा 180 पुट कर दिया तो माइनस में के क्यू अपॉन के पी अपॉन आर स्क्वायर आपके पास आ गया, और जब आपने थीटा 90 पुट किया तो आपके पास 0 आंसर आता है।
तो ये था हमारे पास पूरे का पूरा केस इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने पूरा पढ़ा, पोटेंशियल उसका पढ़ लिया, और साथ में आपने ये पढ़ लिया कि उसके स्पेशल केस क्या होते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का लास्ट डेरिवेशन था। एक ये डेरिवेशन ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेकंड चैप्टर में आता है, बाकी सारे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा थ्रू आउट योर सिलेबस। मैग्नेटिक डायपोल आएगा मैग्नेटिज्म में, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम जबरदस्त एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो जबरदस्त टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक होगा आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है। उसको बहुत डेप्थ से हम सीखेंगे, ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं लेंगे, ढंग से सीखेंगे कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। इस क्लास का एक बार रिपीटेशन आप जरूर देखें ताकि आपको चीजें ढंग से और समझ में आए। ठीक है बेटा, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।